राम राम बच्चों, आपके नीरज सर आज आपके सामने अकाउंट्स वाला में के चैनल के थ्रू आज इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर हम आए। इनकम टैक्स आपको बीकॉम में किसी भी सेमेस्टर, खासकर कुछ जगह पे फोर्थ सेमेस्टर और जो बीकॉम 3 ईयर डिग्री कोर्स चला रहे हैं उनका थर्ड ईयर में ये एक पेपर होता है, इनकम टैक्स। सबसे पहले बात करो कि टैक्स होता क्या। टैक्स का मतलब कर। जैसे अगर मुंबई भाषा में बोला जाए तो मुंबईया भाषा में बोला जाए भाई हफ्ता। भाई आपको काम करना है तो हफ्ता भाई पहुंचा दो हमको, बाकी तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। वही हो गया यहां पे टैक्स। टैक्स दो तरह की बातें हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग ईच एंड एवरी बंदा इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर लिए, लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स, मतलब वो डायरेक्टली हमारे इनकम पे टैक्स चार्ज की जाएगी। ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक अलग मंत्रालय है बेटा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनकी मिनिस्ट्री अलग होती है, हर एक चीज अलग होती है। आपके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उस सोर्स ऑफ इनकम को एक जगह कलेक्ट कर ली जाती है और उस पर टैक्स की बात होती है। आइए इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उस इंट्रोडक्शन में टर्मिनोलॉजी पर बात कर ले, फिर हम अगले क्लास में हम एक इनकम के हेड को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। बच्चा जो बच्चे हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो बच्चे आपके लास्ट कुछ वीडियोस गए हुए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, उससे आप रूबरू नहीं हो पाए हैं, तो अभी वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ हमारा अकाउंट्स वाला चैनल। बाकी जिनको भी पढ़ना होगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपके ऑनलाइन क्लासेस में 999 यानी 999 में ये आपके लिए सर्विस दी जा रही है, सेवा की जा रही है। जिनको भी इनरोल करना है वो हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप अभी कुछ वीडियोस आपके यूट्यूब पे जाएंगे, देन आफ्टर आपकी पूरी कोर्सेज ऐप पे चलेगी। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़े और आगे का लेक्चर आज शुरू करेंगे। आपको जो इनकम टैक्स पढ़ना है वो असेसमेंट ईयर 2024-25 का इसी राइटर का बुक खरीदना है, 65th एडिशन है, 65th एडिशन याद रखेंगे बच्चा। आइए इसे पढ़ना क्या है, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं क्या क्या पढ़ना, फिर भी हमारा इंट्रोडक्शन, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी थ्योरी है बेटा। ये सारा इनकम का पार्ट है, अलग अलग कैटेगरी के इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर टैक्स कैसे बात होती है बात करेंगे। जब आप पांचों हेड का इनकम पे बात कर लेंगे तो पांचों हेड के इनकम को ऐड कर देंगे तो जीटीआई, उस पर डिडक्शन कर देंगे 80 से 80 तक, तो निकलेगा टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम पे आप कितना टैक्स आपको पेमेंट करना है वो टैक्स लायबिलिटी और असेसमेंट ऑफ फर्म की बात करेंगे। हर एक के सिलेबस में इतना ही पढ़ना है बेटा। आइए हम बात करते हैं आज फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। होता क्या है हमारा इनकम टैक्स? कहता है टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू levied by the government on worker income and business profit or added to the cost of some goods, services and transactions. It may be direct or indirect. क्यों? Why? यार कोई भी सरकार, गवर्नमेंट क्या कोई काम करती है क्या? कहां से पैसा लाएगी आपके लिए रोड बनाने के लिए, आपकी हर एक सुख सुविधा के लिए? उसके लिए आप ही से पैसा ली जाती है थ्रू टैक्स, और उसी से आपकी सेवा की जाती है, उसी से हमारा देश चलता है।
जो हम लोग अपने इनकम पर जो गवर्नमेंट को, जो सरकार को जितना टैक्स चार्ज करती है सरकार, हम जो पे करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स चार्ज करते हैं। आइए, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स सच एज इनकम टैक्स विच इज डिवाइड ऑन द इनकम और प्रॉफिट ऑफ द पर्सन हु पे इट रादर देन ऑन गुड्स और सर्विसेज। भैया ये गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, आपके पॉकेट पर भार पड़ रही है। आप एक पेन लेने जा रहे हो, उसमें इंक्लूडिंग टैक्स रखता है जीएसटी, बेटा वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बट आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप जो कमा रहे हो, आप कहीं काम कर रहे हो, तो आप एज ए सैलरी पर्सन हो, तो आप अर्न कर रहे हो, तो आपको जितना सैलरी मिल रही है उसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद अगर आपकी इनकम होती है तो उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स इज डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन ऑन इनकम और प्रॉफिट। इनडायरेक्ट टैक्स पूरा रिवर्स हो गया, मतलब जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट टैक्स में की है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कंबाइन किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स कहता है इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन दैट इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड बिजनेस नीड टू पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप किसी भी प्रोफेशंस में हो, आप बिजनेस कर रहे हो या आप किसी प्रोफेशंस, डॉक्टर, लॉयर में हो, टीचर हो, आप कहीं सर्विस कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, आपके सोर्स ऑफ इनकम पे वो टैक्स सरकार के द्वारा चार्ज की जाती है। द गवर्नमेंट लिवाइज द टैक्स ऑन योर इनकम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एंड यूजेस द मनी फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। आपका इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर हम बात करेंगे बेटा 23-24, इट मीन्स अप्रैल 1 2022 से लेकर अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024, इस बीच में जो भी इनकम हुआ उस पर आपको टैक्स देने की बात है। और वो टैक्स कौन हमारे ऊपर चार्ज करती है? कौन वो बाबा कौन है भाई, डॉन कौन है? तो वो हमारा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट कहता है, ए रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Income tax department functions under the directions, control and supervision of Central Board of Direct Tax, which is formed under the Finance Ministry of Government of India। इसकी चर्चा हम अलग अभी जस्ट कर चुके हैं बेटा, जस्ट अभी, कि भाई इसकी अलग डिपार्टमेंट होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है, ये उनकी अलग मिनिस्ट्री होती है, मतलब सब कुछ अलग होती है, सेपरेट बॉडी है ये। नेक्स्ट, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स? आखिर टैक्स, इनकम पे टैक्स कौन कौन पे करने के लायबल है? भाई जो इनकम अर्न कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे हम एक इंडिविजुअल्स हो, चाहे एक फर्म्स हो, चाहे एक स्कूल्स हो, चाहे एक कॉलेजेज हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको पे करना अपने इनकम पे है। तो कहता है every individual and Hindu undivided family whose total income exceed the exempted limit। सर exceed the exempted limit मतलब तुम्हारा एग्जम्पशन है बेटा कि जनरल कैटेगरी में 2.5 लाख के सोर्स ऑफ इनकम पे आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं होगा। 2.5 लाख ईयरली, नॉट अ मंथली, ईयरली की बात हो रही है। ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट शैल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स। इससे ऊपर होगा तो इनकी अपनी स्लैब है, उस स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी। बिसाइड्स दिस फॉर a company, a cooperative society and association of person etc are also liable to pay income tax। मतलब भैया आपकी कंपनी हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, आपको जो भी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आपको पे करना है चूंकि आप अर्निंग कर रहे हो। आप फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 द एग्जम्पशन लिमिट फॉर ऑर्डिनरी एसएससी कितना? 2.5 लाख मिनिमम लिमिट है, इतना तक आपकी बचत कर सकते हो। यहाँ से एक्सीड करेगा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। It means if an SSC income exceed rupees 2.5 लाख, he is liable to pay income tax under this act। मतलब भैया आप 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम सालाना ईयरली एक्सीड करता है तो आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। क्लियर है? मतलब हम टैक्स जो पे करते हैं, हम अपनी योगदान देते हैं, श्रमिक देते हैं, मॉनेटरी टर्म में,
किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आइए कहना है प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम टैक्स। बेटा हम इनकम पे टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? In the beginning of this chapter, it has been stated that the amount of income tax is computed on the net taxable income to an SSC during previous year. Previous year मतलब बेटा current year, assessment year, previous year. अभी के डेट में previous year हमारा क्या होगा? 23-24. current year क्या होगा? 24-25. क्लियर है? Therefore, it is essential to find out correct net taxable income for income tax purpose. द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम में हमारा टोटल 5 हेड इनकम का बांटा गया है बेटा। स्पेशली सैलरी, आप जहां काम करते हो मतलब आपका संबंध एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज से रिलेटेड हो, वही एक सैलरी की बात होगी। ये नहीं कि आपकी कंपनी और आप खुद डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, आप वहां से सैलरी ले रहे हो। नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड मी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वो रिलेशनशिप होने चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आपकी घर है, आप अगर लेआउट किए हुए हो, रेंट पर लगाओ तो उससे जो सोर्स ऑफ इनकम होगा रेंट्स के थ्रू वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस आइदर प्रोफेशन, हमारी प्रोफेशन, हम टीचर हैं तो हमारी प्रोफेशन है, तो हमारे प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, रेवेन्यू होगा, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ेगी। या बिजनेस है, खरीद बिक्री कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसमें जो प्रॉफिट होगा उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देने की बात है। कैपिटल गेन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप बेच देते हो, उससे जो इनकम होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। मतलब भैया सरकार है, उसको हर एक चीज पर टैक्स चाहिए। और ये चारों इंडिविजुअल को छोड़कर अगर अदर कोई सोर्स है इनकम का, लाइक आप लॉटरी खेलते हो, आप जीत रहे हो लॉटरी में, आप शेयर मार्केट से जीत रहे हो, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दियो, आप बैंक में पैसा जमा करके छोड़ दियो, इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। हर एक सेक्शन के साथ दिया हुआ बेटा। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर क्या है बेटा? कहता है द टर्म असेसमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 एट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। मतलब ये स्टार्टिंग जन्म होती है अप्रैल फर्स्ट अप्रैल और खत्म होती है कब? मार्च 31 नेक्स्ट ईयर। Thus, a period beginning from 1st April and ending on 31st March next is called assessment year. This is called financial year of the government. The current financial or assessment year is 2024-25. Is the previous year for current income and is the assessment year for the income earned during the financial year is 23-24. मतलब 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 के बीच आप जो भी कमाए हो उस पर आपको टैक्स देना है। कब? इन द ईयर 2024-25 के तहत। मतलब ये आज का इनकम पे टैक्स नहीं मांग रहा है, ये कल का इनकम पे आज टैक्स मांग रहा है। ये हमेशा याद रखना। कल मतलब प्रीवियस ईयर, आज मतलब असेसमेंट ईयर या करेंट ईयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट, द ईयर विच शैल स्टार्ट on 1st April 2023 and will expire on 31st March 2024. प्रीवियस ईयर अभी जस्ट बता चुके हैं यार। प्रीवियस ईयर मतलब व्हाट, ये भी पढ़ लिया जाए क्या है भाई। तो कहता है प्रीवियस ईयर जो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली आता है, दैट ईयर इन विच द इनकम इज अर्न एंड रिसीव्ड as the assessment year start on 1st April of every year. Therefore, it is essential to end previous year period to 1st April till 31st March every year. Previous year is also called financial year या accounting year. मतलब अगर अभी की बात की जाए प्रीवियस ईयर तो 2023-2024 होगा। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए यहां तक। कहता है फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। देखो तुमको तुम्हें हर तरह से समझाने की कोशिश है। टैक्स है, आसान चीज़ नहीं है, बट एक सिंपल सा बात है, जो हमें समझ में आ गया हमारे लिए आसान, जो समझ में नहीं आया हमारे लिए हार्ड। सिंपल सा बात है टॉपिक है बेटा, इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत प्यार से समझने की बात है। आप समझो, रिटेन करो, अपने बुक को पढ़ो, सारा चीज़ को लेकर काम करो, तब आप समझ में आएगा। क्लियर है हमारे बच्चों? आइए ध्यान देंगे। असेसमेंट एनएसएससी कमेंसेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2023। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? क्या मांग रहा है? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर।
बेटा हमने जस्ट बताया दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। मतलब घटना 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा और कब जाकर खत्म होगा, 31 मार्च 2024। 1 अक्टूबर 2023 मतलब 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024। मतलब इच एंड एवरी केसेस में आपका सॉल्यूशन यहाँ है बेटा लिखा हुआ भी। मतलब जो हमने पढ़ा उसी को प्रीवियस ईयर कहते हैं, उसी को असेसमेंट ईयर कहते हैं, उसी को फाइनेंशियल कहते हैं। क्लियर है? आई नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का ड्यूरेशन मांग रहा है बेटा। श्री करण लाल नाम के एक बंदा है, अपॉइंट हुआ 1 जुलाई 2023 को एक लेक्चर कॉलेज के रूप में। प्रोबेशन मतलब अडॉप्ट बेसिस पे, ना कि परमानेंट बेसिस पे। ही वॉज कन्फर्म ऑन 30 जून 2024। वो कन्फर्मेशन उनको मिला 30 जून 2024 को कि भैया अब आप परमानेंट बन जाओ। क्लियर है? तो कन्फर्मेशन मिलने के कारण इन दैट सिचुएशन यहाँ 31 मार्च 2024 को ही हमारा अकाउंट क्लोज हो गया बेटा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया बेटा। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के पीरियड को ही यहाँ पे जज करोगे श्री करण लाल के इनकम को, यानी प्रीवियस ईयर। इट मीन्स 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, इट मीन्स 9 मंथ का जो भी इनकम होगा वो यहाँ टैक्सेबल होगा। श्री रघुनाथ नाम का बंदा है, 1 सितंबर 2023 को अपॉइंट हुआ एज ए लेक्चर अगेंस्ट लीव वैकेंसी ऑफ श्री मंगलनाथ। मतलब एक लेक्चर थे जो छुट्टी पे चले गए, उनके जगह पे शॉर्ट पीरियड के लिए अडॉप्ट बेसिस पे एक बंदा को अपॉइंट किया गया जिसका डेट है 1 जुलाई 2023। फिर श्री मंगलनाथ ने 1 फरवरी 2024 को फिर से ज्वाइन कर लिया। मतलब इनका रघुनाथ का तो छुट्टी हो गया भैया, तो कब से कब तक का इनकम होगा, 1 जुलाई से लेकर 31 जनवरी तक। चूंकि 1 फरवरी को उनकी ज्वाइनिंग हो गई, कब से कब तक, 1 जुलाई से लेकर 31 जनवरी 2024 तक के ड्यूरेशन को हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। मिस्टर जुगारी लाल, नाम अच्छा है बेटा। मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ देयर बिजनेस ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस द प्रेजेंटेड देयर फाइनल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2023। देखिए अब यहाँ कहानी क्या है भैया, हम जुगारी लाल हैं, हम अपने अकाउंट्स जो मेंटेन करने पुरानी परंपरा के आधार पे भैया हम कैलेंडर ईयर पर मेंटेन करें। तो आपकी जो आधार है, आपकी जो सोच है, उसके आधार पे सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं ना चलेगी। वो तो अपना जो रूल्स है, जो नियम है, लॉ कहता है, जो नियम है उसी के आधार पे चलना, आपके आधार पे तो नहीं चलना। तो वो कहता है कि हमें चाहिए अप्रैल करेंट ईयर, मार्च नेक्स्ट ईयर तक के इनकम को, और यहाँ दिसंबर में ही क्लोज कर रहे हो भाई। तो भैया आपको दिसंबर प्रीवियस ईयर यानी अप्रैल से दिसंबर तक का, और साथ ही साथ आपको अलग से एक इंफॉर्मेशन चाहिए जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक का। क्लियर है? यही कह रहा है यहाँ पे। तो कहता है द प्रीवियस ईयर ऑफ फॉर मिस्टर हरिलाल भाजनलाल सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 दे आर रिक्वायर्ड टू मेकअप देयर अकाउंट्स अप टू 31 मार्च 2024 फॉर द पर्पस ऑफ सबमिटिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। टैक्स फाइल करने के लिए भैया आपको पूरा इंफॉर्मेशन सामने वाला से चाहिए, अकाउंटेंट की डिमांड कर रहा है। शायद सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है बच्चा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, पर्सन किसको कहते हैं भैया? वो पर्सन जो लायबल होता है टैक्स देने के लिए, चाहे एक इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब वो सारा लोग जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले बिजनेस में हो, कुछ भी हो। हु इज एसएससी पर आ चुके बेटा, जो पर्सन टैक्स देने का कर्जदार हो, जो इंडिया में रहकर इंडिया का खाता हो, इंडिया का कमाता हो, अपने देश का करता हो, वो टैक्स उसको देना होगा। या जो कहीं बाहर में अर्न करते हो, उनका पेमेंट सैलरी इंडिया के अकाउंट में आता है,
टैक्स देना होगा। या जो बाहर में कमाते हैं, बाहर रहते हैं, बट वो इंडियन सिटीजन है, तो उनका पैसा जब भी हमारे इंडिया में आएगा तो उनको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसको आप जो समझ लो, रंगदारी समझ लो, जो समझ लो, लेकिन भैया हमारे सरकार को तो टैक्स चाहिए, क्योंकि आपको सारी मूल सुविधा से सरकार आपको रखती है, हर तरह का सुविधा देती है, तो भाई उसको भी ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए, जो हम आपसे टैक्स के थ्रू पेमेंट लेता है। नेक्स्ट, डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कहेंगे जो बंदा टैक्स टाइमली नहीं पे कर पाया, डिफॉल्ट हो गया, उसको एसएससी इन डिफॉल्ट कहते हैं बेटा। डीम्ड एसएससी किसको कहते हैं बेटा? डीम्ड एसएससी मतलब कोई बंदा 18 से कम हो, माइनर हो, या कोई बंदा विदेश में रहता हो, बट वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ छोड़ चुका है कि भाई आप ही मेरा टैक्स पे करोगे, तो उसको कहते हैं डीम्ड एसएससी। मतलब किसी दूसरे के बदला में वो टैक्स पे कर रहा। जैसे कह सकते हो एक अकाउंटेंट किसी दूसरे के बदला में देता। एसएससी इन डिफॉल्ट अभी जस्ट आपने बताया कि जो समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं वो एसएससी को हम डिफॉल्ट एसएससी कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, वही चीज़ है इनकम। इनकम इंक्लूड्स, मैंने बताया कि उस इनकम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो भैया सारे तरह का सोर्स, प्रॉफिट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन, परक्विसिटीज, अलाउंस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशंस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ऑल आर इनकम फ्रॉम मी, फॉर मी, देन ऑल आर टैक्सेबल। इस पर टैक्स आपको बनता है, टैक्स देना चाहिए। जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, बेटा वो पांचों हिट का इनकम ऐड कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब ये कंबाइंड पांचों का जो भी इनकम है वो सारा इनकम हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे बेटा, तो उस इनकम को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। नेक्स्ट बेटा ध्यान देना आप, टोटल इनकम किसको कहते हैं? जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें डिडक्शन कर देना बच्चा। ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन कर देना अंडर सेक्शन 80C से 80U तक में, और जो बेनिफिट आप ले रहे होगे वो सारा डिडक्ट हो जाएगा 80C से 80U तक में, तो आ जाएगा, उसको कहेंगे नेट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, कुछ भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। अब भैया टोटल इनकम पॉइंट में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए बेटा, तो आपका वो राउंडिंग अप कर दी जाती है, मतलब जो 10 से डिवाइडेबल हो। The total income computed under this act shall be rounded up to the nearest multiple of rupees 10. राउंडिंग ऑफ टोटल टैक्स, अब भाई टैक्स को भी राउंडिंग अप करोगे वही 10 से डिवाइजेबल हो, मतलब पॉइंट रुपया पैसा नहीं, 10 से जो पूरा पूरा राउंड ऑफ हो, जो आराम से टैक्स देने में बन सके किसी भी एसएससी को। तो भैया आज इतना ही था इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स में बेटा, मतलब इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स का बेसिक्स क्या है, पर्सन्स किसको कहते हैं, एसएससी को किसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं, ये सारी बातें हमने आज सीखा। आज आराम से इस लेक्चर को आप पढ़ेंगे और फिर से जिनको भी हमारे साथ जुड़ना होगा, अब आगे हर का थोड़ा थोड़ा वीडियो जाएगा आपके यूट्यूब पे, बाकी सारी वीडियो आपके ऐप पर जाएगी, आपके अपने ऐप अकाउंट्स वाला ऐप पे जाएगा। तो जिस बच्चे को भी इनरोल कराना हो वो कांटेक्ट करे ऑफिस के नंबर से, जो ऑफिस का नंबर आपके स्क्रीन पर स्लाइड हो रहा है। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय श्री राम।